हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 9 का जो विज्ञान का किताब है आपका, उस विज्ञान के किताब में जो शुरू के आपके 4 चैप्टर हैं, शुरू के जो 4 चैप्टर हैं साइंस में, शुरू के 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं। शुरू के 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, उसमें केमिस्ट्री के टॉपिक दे रखा है। ठीक है, कक्षा 9 में जो विज्ञान का किताब है, उस विज्ञान की किताब में शुरू के 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं। 5वां चैप्टर जो है आपका, 5वां चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 5वां चैप्टर है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपका 5वां चैप्टर है। और द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि शरीर की जो क्रियात्मक इकाई है, तो हम परिभाषा में कहते हैं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो वो क्या है आपका सेल है। इसके विषय में हम लोग टोटली पढ़ चुके हैं कि सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन कौन से सेल के अंदर अंग पाए जाते हैं, उनके काम क्या है, सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सेल आप लोग पढ़ चुके हैं। सेल को आप लोग एक बार और दोहरा लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछेगा। जो 6वां वाला चैप्टर है वो है आपका टिश्यू। 6वां वाला जो चैप्टर है वो है आपका क्या, टिश्यूज। ठीक है, तो टिश्यू यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। हिंदी में ऊतक कहते हैं, और सेल को हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो यही हमारा 6वां वाला चैप्टर है। तो ऐसे जो हम विज्ञान की अगर बात करेंगे तो विज्ञान में 6वां चैप्टर है, और बायोलॉजी का सेक्शन की बात करेंगे तो बायोलॉजी सेक्शन में यह दूसरा चैप्टर है। तो आप लोग चैप्टर से मत घबराइएगा, विज्ञान में 6ठे चैप्टर के रूप में दे रखा है, जो है क्या, टिश्यू है, ऊतक है। इसका नाम क्या है, टिश्यू या ऊतक। और इस ऊतक का हम लोग आज पहला वाला वीडियो देखेंगे, पहला वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया, ये चीजें क्लियर हो गई, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कैसे 6वां चैप्टर हो गया, कैसे 4था चैप्टर। क्योंकि जो हमने शुरू में पहला वीडियो बनाया था सेल का, तो सेल में हमने लिखा था चैप्टर नंबर 1। तो हम बायोलॉजी के दृष्टिकोण से, कक्षा 9 बायोलॉजी सेक्शन के दृष्टिकोण से हमने चैप्टर 1 डाला था। और यहाँ पर आप अगर पूरे विज्ञान में देखेंगे, विज्ञान की एक किताब है, तो इस हिसाब से हुआ चैप्टर नंबर 5 और ये चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। टिश्यू है क्या, हमने शुरू में ही बताया था, जब कोशिका हम पढ़ाना शुरू किए थे तो वहीं पर हम आपको इंट्रोडक्शन आपके रूप में दिए थे कि कोई भी जैव शरीर का मतलब पेड़ पौधा भी हो जाएगा, और क्या है कि मनुष्य भी हो जाएंगे। पेड़ पौधा और जानवर, यानी कि पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर, यानी सभी प्राणी की बात कर रहे हैं हम, सभी प्राणी जगत की, सभी वनस्पत जगत की। सभी प्राणी जगत और वनस्पत जगत को जैव बोलते हैं। तो कोई भी जैव शरीर का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तो किसी भी जैव शरीर का जो निर्माण होगा वो किससे होगा, सेल से मिलकर के होगा। सेल से मिलकर के होगा। सेल को क्या कहते हैं, ये हिंदी अंग्रेजी का लोचा आप लोग छोड़ दीजिएगा, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, हमने बता दिया है। ठीक, तो किसी भी जैव शरीर का निर्माण होगा तो किससे होगा, सेल से होगा। सबसे छोटी इकाई कौन है, सेल है। ठीक है, इकाई किसे कहते हैं, जो किसी भी चीज को बनाने में जो सबसे छोटा वाला पार्ट भाग लेता है उसे ही सेल कहते हैं। सेल कैसे है सबसे छोटी इकाई, किसी भी चीज को बनाने में सबसे पहले भाग सेल क्यों लेगा, ये चीज कोशिका में क्लियर कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक घड़ा है तो उस प्रकार से एक शरीर को मान लीजिए, घड़े को बनाने में मिट्टी लगा है, तो मिट्टी क्या हो गया हमारा, और तो मनुष्य को बनाने में क्या कई अंग लगे हुए हैं। अब वो मिट्टी क्या है, पहले धूल थी, तो अंग क्या है, अंग के अंदर क्या है, टिश्यू है। अब धूल के अंदर भी छोटे छोटे कण हैं, तो उन्हीं कणों को मान लीजिए क्या कि आपका सेल है। तो सबसे अगर स्ट्रक्चरली देखा जाए तो वो घड़े को बनाने में वह धूल का कण ही सब भाग लिया है ना, कई धूल के कण आपस में मिल करके क्या है, मिट्टी का निर्माण किए हैं। फिर वह मिट्टी पानी डाल करके उसको गीला किया गया है। ठीक, ऑल अबाउट वो क्या है कि कुल मिला जुला के सबसे छोटा जो भाग है वह धूल का कण ही है ना। उसी प्रकार से जैव शरीर को बनाने में जो सबसे छोटा वाला भाग होता है उसे कोशिका कहते हैं। ठीक है, एक कोशिका है, और कई कोशिकाएं जब आपस में मिलेंगी, जैसे कई धूल के कण आपस में मिलेंगे तो मिट्टी का निर्माण कर रहे हैं, तो ऐसे ही कई कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो निर्माण करती हैं किसका,
टिश्यू का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? टिश्यू का। टिश्यू यानी कि ऊतक का निर्माण करती हैं कई कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो। अब ये ऊतक जो होते हैं, ऊतक ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ऑर्गन्स मतलब अंग का निर्माण करते हैं, अंग बनाते हैं। ठीक है, कई कोशिकाएं मिली, कोशिकाएं ऊतक का निर्माण की, ऊतक मिलकर के अंग बना लिए। अंग क्या है? जैसे आंख है, ये भी अंग है, हाथ आपका अंग है, पैर आपका अंग है, ठीक है, हार्ट आपका अंग है, किडनी अंग है, स्टमक अंग है, तो फेफड़ा अंग है, ये सब अंग है आपके। ठीक है, अंग का निर्माण करती है। और जब कई अंग आपस में जुड़ते हैं, भाई सबको अलग अलग नहीं, हाथ काट के अलग रख दिया जाए, आंख को अलग रख दिया जाए तो ये थोड़ा सा काम करना दिक्कत हो जाएगा। तो सबको आपस में क्या होता है? जोड़ना पड़ता है। सब आपस में जब जुड़े रहते हैं तो निर्माण होता है किसका? ऑर्गन सिस्टम का। किसका निर्माण होता है? ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र कहते हैं, अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। सेल आपस में जुड़ेंगे तो टिश्यू का निर्माण करेंगे, और टिश्यू जब आपस में जुड़ेंगे अंग का निर्माण करेंगे, और सारे अंग को एक क्रम में पिरो दिया जाएगा तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, हम लोग पाचन तंत्र पढ़ते हैं, मुख से लेकर के गुदा तक फैला हुआ है। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है, हमारे शरीर में ये सारे सिस्टम पाया जा, ऑर्गन का एक सिस्टम पाया जा रहा है। तो वो ऑर्गन सिस्टम पौधों में अनुपस्थित होता है। प्लांट के केस में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है। सिर्फ ह्यूमन के केस में, एनिमल्स के केस में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। प्लांट में क्या होता है तब? प्लांट जो होता है, प्लांट में जो बना हुआ होता है, प्लांट 3 चीजों से बना होता है। किससे? रूट होता है, फिर क्या होता है? शूट होता है, शूट या स्टेम, और क्या होता है? लीव्स होता है। ठीक है, पत्तियां होती हैं, रूट्स होते हैं, शूट्स होते हैं, लीव्स होते हैं। ऑर्गन ये कितने आपका बात कर रहे हैं हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या है? रूट्स होता है, शूट्स होता है और लीव्स होता है। ये 3 चीजें, रूट यानी कि जड़ होता है, शूट यानी कि तना होता है, लीव्स यानी कि पत्ती होती है। ये अंग है, ये अंग है। ऐसा नहीं है कि इसमें अंग तंत्र नहीं पाया जाता है, पौधों में अंग तंत्र नहीं, लेकिन अगर एनिमल की केस में बात करेंगे तो पूरा अंग तंत्र पाया जाएगा। आप कहेंगे डाइजेशन का क्रिया हो रहा है तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है। श्वसन की क्रिया हो रही है तो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन के लिए एक क्या है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम, परिसंचरण के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कोई ऐसा डेफिनिट सिस्टम नहीं होता पौधों में। ये 3 चीजें हैं और यही तीनों चीजें पौधे के निर्माण में भाग लेती हैं, पौधे का निर्माण यह सब करती हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो बनी हुई है, ये क्या है? ये आपके अंग है। क्या है? ये अंग है। रूट अंग है एक, शूट अंग है एक, लीव्स अंग है एक, और यह अंग जो बने हुए हैं वो कैसे बने हैं? टिश्यूज से बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? टिश्यूज से बने हुए हैं। ठीक है, कई टिश्यू जब आपस में संलयित हुए हैं, टिश्यू जब आपस में संलयित हुए हैं तो किसका निर्माण किए हैं? अंग का। और टिश्यूज कैसे बना हुआ है? जब सेल संलयित हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम परिभाषा देना चाहें तो परिभाषा हम क्या कहेंगे? परिभाषा हम देंगे कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं, जैसे आप चाहे लिख सकते हैं टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, या फिर कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द टिश्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं। एक परिभाषा ये लिख सकते हैं, एक परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं द ग्रुप ऑफ द सेल, द ग्रुप ऑफ द सेल is known as the tissue। दोनों परिभाषाएं सही है। ठीक है, ये क्या है? रखने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एक बार समझ लेंगे तो अपने भाषा में जैसे चाहे लिख देंगे।
तो टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, या फिर द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज द टिश्यू। यानी कि कहने का तात्पर्य है कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे आप? हिंदी में कहेंगे इसे कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह, कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो अब ऊतक की अगर परिभाषा की बात आई तो पहले कोशिका हमने पढ़ दिया, अब सारी कोशिका क्या है, कैसे कार्य है, समझ लिए हैं। अब कई कोशिकाएं जब आपस में सब जुड़ेंगी, कई कोशिकाएं जब आपस में जुड़ेंगी तो सब कोशिकाएं आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करेंगी? ऊतक का निर्माण करेंगी। ये एक कोशिका था, अब ये कोशिकाएं ऐसे आपस में जुड़ गई तो किसका निर्माण हो गया? ऊतक का निर्माण हो गया। ठीक है, तो कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, जब देख लीजिए इतना समझ में आ गया, परिभाषा इसकी समझ में आ गई। अब एक चीज क्या है कि कोशिकाओं के समूह, तो जो प्लांट है, ऐसे हमने जनरली परिभाषा दे दिया कि कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं, लेकिन जरा विचार किया जाए कि एक पौधा है और एनिमल्स हैं, तो क्या दोनों का जो कोशिका होता है, दोनों का जो शरीर होता है, दोनों का जो अंग जो आपका बॉडी है, दोनों की बॉडी क्या एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है? क्या दोनों एक ही काम करते हैं? तो हमने कोशिका के प्रकार में पढ़ा था कि प्लांट सेल अलग होता है और एनिमल सेल अलग होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है ऊपर, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, हमने पढ़ा था। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अलग था, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग था। तो जाहिर सी बात है कि दोनों क्या है, एनिमल और प्लांट दोनों अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। एक चीज कंफर्म हुआ, अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा चीज, मनुष्य जो है चल सकता है, मनुष्य गमन करता है ना, चलता है एक जगह से दूसरे जगह तक। भाई चल रहा है तो कोशिका काम कर रही है, तभी तो व्यक्ति चल रहा है। कोशिका मिलकर ऊतक, ऊतक मिलकर के अंग, और अंग कौन सा है? पैर। तो पैर चलने का काम अगर कर रहा है तो अंग काम कर रहा है, अंग काम कर रहा है अर्थात ऊतक काम कर रहा है, ऊतक काम कर रहा है अर्थात कोशिका काम कर रही है। तो क्या जो मनुष्य चलता है तो क्या पेड़ पौधे भी चल लेते हैं? नहीं चलते हैं। तो जाहिर सी बात है वह कोशिका प्लांट में नहीं पाई जाएगी, मनुष्य में पाई जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों दो अंतर आपको दिखाई दे दिया। तीसरी चीज कि ह्यूमन में जो क्या होता है, ग्रोथ होता है, तो हमारे बॉडी का ग्रोथ एक निश्चित समय तक होता है। एक निश्चित समय तक हमारे शरीर की ग्रोथ होगी और उसके बाद जाकर क्या होगी, रुक जाती है। उसके बाद हम कितना हो खाए पिए, हम बढ़ते नहीं है। ठीक, लेकिन प्लांट में क्या है, आजीवन बढ़ता रहता है। प्लांट क्या है, आजीवन बढ़ता रहता है। तो जिस सेल के कारण प्लांट आजीवन बढ़ रहा है, क्या वह सेल मनुष्य में पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार क्या देखा आपने, कुछ सेल मनुष्य में पाया जा रहा है, प्लांट में नहीं पाया जा रहा है। कुछ कोशिकाएं प्लांट में पाई जा रही हैं, आपकी मनुष्य में नहीं पाई जा रही हैं। तो इस प्रकार से भिन्नता देखने को मिल रही है हमको। और भी केसों में अध्ययन करेंगे। श्वसन के लिए जो अंग है हमारा, श्वसन के लिए जो अंग है फेफड़ा, क्या फेफड़े जैसा कोई स्ट्रक्चर उसमें भी पाया जाता है? नहीं पाया जाता है प्लांट में। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम कि भिन्नता है कि मनुष्य में भी और पौधों में, अगर जानवरों की बात करें, चाहे मनुष्य की बात करें, पौधों की बात करें, तो दोनों की कोशिकाएं, जो दोनों का जो अंग बना हुआ है वो अलग अलग ऊतकों से बना है, अर्थात अलग अलग कोशिकाओं से बना हुआ है। तो इसकी परिभाषा थोड़ा सा और हम ब्रॉड करना चाहेंगे, तो ब्रॉड स्ट्रक्चर में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ऊतक है क्या। अगर ऊतक है क्या इसको परिभाषित करना है तो देखेंगे कि फंक्शनली, स्ट्रक्चरली देख लीजिए। स्ट्रक्चरली यानी कि संरचना के तौर पर, संरचना अगर देखेंगे हम लोग तो संरचना कैसा है, संरचना कोशिका का सिमिलर भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है।
यानी कि संरचना में कोशिकाएं जो है, जो ऊतक का निर्माण हो रहा है, ये टिश्यू का जो निर्माण हो रहा है, इस टिश्यू के निर्माण में कोशिकाएं क्या हो सकती हैं? समान हो सकती हैं और असमान हो सकती हैं। अभी हमने बताया है एक ही सब प्रकार की कोशिकाएं मिल करके टिश्यू का निर्माण कर सकती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिल करके भी टिश्यू का निर्माण कर सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक खास ऊतक के निर्माण के लिए एक ही प्रकार की कोशिकाएं उसमें लगे। एक ही प्रकार की भी लग सकती हैं और कई प्रकार की कोशिकाएं भी मिलकर के ऊतक का निर्माण कर सकती हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा काम उस अंग को करना है जो अंग उस ऊतक के द्वारा निर्मित हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या है कि ओरिजिन क्या होता है, उत्पत्ति इनकी क्या होती है। उत्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति जो है ओरिजिन इनकी कॉमन होनी चाहिए, ओरिजिन कॉमन होनी चाहिए। फंक्शन जो है इनका, फंक्शन भी क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन भी कॉमन होना चाहिए और फंक्शन भी कॉमन होना चाहिए। तो अब अगर मान लीजिए ऊतक की परिभाषा, हमको टिश्यू की परिभाषा थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल पर देना है। ऐसे तो हमने जनरली बोल दिया कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर देना रहे तो हम कहेंगे कि ऊतक संरचनात्मक तौर से बराबर या फिर भिन्न, ओरिजिन के तौर पर समान और फंक्शन के तौर पर समान प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह है। ठीक है, और भी सरल अगर बनाना है तो और भी सरल परिभाषा हम बना सकते हैं कि टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है। कैसे ग्रुप ऑफ सेल? किस प्रकार के सेल का ग्रुप है कि वह सेल क्या है? सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ओरिजिन उनका कॉमन होना चाहिए, फंक्शन उनका कॉमन होना चाहिए। तो वे कोशिकाएं जैसे लिख लीजिएगा, कोशिकाओं का वह समूह। अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड रूप में लिखना है तो कोशिकाओं का वह समूह जो संरचनात्मक रूप से समान या भिन्न उत्पत्ति समान और कार्य कोशिकाओं का वह समूह जो संरचनात्मक रूप से समान या भिन्न हो, यहाँ लिख लीजिएगा समान या भिन्न हो, उत्पत्ति समान हो तथा कार्य भी समान हो, ऊतक कहलाते हैं। ठीक, आप जैसे चाहिएगा बनाकर लिख सकते हैं। तो हमने कह दिया कोशिकाओं का वह समूह जो संरचनात्मक रूप से समान हो या भिन्न हो, उत्पत्ति समान हो तथा कार्य भी समान हो, ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा उत्पत्ति समान हो, कार्य समान हो हमने क्यों कहा? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई अंग है, उस अंग को अंग बना है, किससे बना? ऊतक से बना है। अब उस ऊतक के निर्माण में कौन भाग लिया? सेल भाग लिया है। अब सेल का जो काम हो वह अलग अलग हो, अंग एक ही है, एक ही अंग में जो कोशिकाओं का काम अलग अलग हो
तो अंग कंफ्यूज हो जाएगा ना कि हमको कौन सा काम करना है। हृदय का काम धड़कना है, धड़क करके ब्लड को पंप करना है। अब उसमें कई प्रकार का फंक्शन करने वाली कोशिकाएं आ जाए तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हमको क्या क्या करना है। तो इसलिए कहा जा रहा है कार्यात्मक दृष्टिकोण से भी कॉमन हो, उत्पत्ति भी कॉमन हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। ऐसे सेल्स के समूह को टिश्यू कहते हैं, दिखाते हैं इसे भी। तो ऊतक क्या है, ऊतक की परिभाषा है आपको समझ में आ गई। कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जैसे हमारा हार्ट है ना, मनुष्य में अगर बात किया जाए हार्ट है, तो हार्ट के बनाने में जो टिश्यू भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं कार्डियक टिश्यू, और जो सेल भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं कार्डियक सेल कहते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे आगे वाले क्लास में, हम लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे। अब अगर प्रकार की बात करते हैं, ऊतक के प्रकार, ऊतक के प्रकार, अगर ऊतक के प्रकार की हम बात करें तो कई प्रकार से ऊतक को डिवाइड किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। हम ऊतक के प्रकार की बात करेंगे, किसमें बात करेंगे, पौधों के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, ऊतक के प्रकार से पहले हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग कि पादप ऊतक, पादप ऊतक, ठीक है। तो हमने बता दिया है कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक दोनों एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। पादप ऊतक अलग होता है और जंतु ऊतक क्या होता है, अलग होता है। हमने दोनों को आपको बता दिया है कि पादप में क्या काम है, जंतु का क्या काम है, किस काम के लिए कैसे ऊतक पाए जाएंगे, सेल पाए जाएंगे, उस सेल से कैसे ऊतक बनेगा, आपको बता दिए हैं। अब पादप ऊतक की चर्चा करेंगे हम कि कितने प्रकार का होते हैं। तो पादप ऊतक के प्रकार ऐसे हम लोग लिख लें तब ज्यादा अच्छा रहेगा। पादप ऊतक के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट के टिश्यू के कितने प्रकार हैं। तो चूंकि प्लांट का जो टिश्यू है, तो टिश्यू का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। तो अब जो पूरा प्लांट जो बना है, तो एक तो प्लांट को बनाने में कुछ कोशिकाएं भाग ली होंगी स्ट्रक्चरली, जैसे कोशिका की हम परिभाषा देते हैं ना, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो संरचना को बनाने में कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं भाग लेंगी। कार्य उनका अलग अलग है, तो उस अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कोशिकाओं का जो समूह है वो कई समूह में बटा हुआ है। तो हम लोग इसके कई आधार पर देखते हैं कि यह कोशिकाएं कितने, ऊतक जो है कितने प्रकार का है। पहला आधार इसमें मान लीजिए, पहला वाला जो आधार है वह हम मान लेते हैं इसके डिवाइड करने की, विभाजित होने की जो प्रकृति है, इसके विभाजित होने की प्रकृति के आधार पर ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हिंदी में लिख लीजिएगा, विभाजित होने की प्रकृति के आधार पर, विभाजित होने की प्रकृति के आधार पर ऊतक के प्रकार। तो विभाजित होने की प्रकृति के आधार पर अगर ऊतक देखा जाएगा तो दो ऊतक है। विभाजित होने की प्रकृति के आधार पर दो ऊतक पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा फर्स्ट हमारा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसे
हिंदी में कहते हैं विभज्योतक। हिंदी में कहते हैं विभज्योतक। ठीक है, विभज्योतक यानी कि विभ और ज, विभज उतक, विभज उतक। ठीक है, विभज्योतक मतलब विभज उतक। विभज यानी कि विभाजन करने वाला उत्तक। समझाएंगे अभी इसको। ठीक, अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंड है आपका इसमें परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हिंदी में कहते हैं अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक, ये दो ऊतक है आपके। विभाजित होने की प्रकृति के आधार पर ये दो ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। समझिएगा, पहला वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, नाम से स्पष्ट है। मेरिस्टेम का मतलब होता है विभाजन करना। मेरिस्टेम का मतलब होता है विभाजन करना। और ये जो आपका लिखा हुआ विभज्योतक, तो यहाँ पर आपका संधि विच्छेद जब करेंगे तो विभज धन उत्तक हो जाएगा। विभाज्य धन उत्तक यानी कि वह उत्तक जो विभाजित होने की प्रकृति रखता है, वह उत्तक जो विभाजित होने की प्रकृति रखता है उसे विभज्योतक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, तो ये विभाजित होने वाला ऊतक है। इसको जब देख लेंगे तो अस्थायी ऊतक, हम लोग अस्थायी ऊतक के विषय में देखेंगे। ठीक है, अस्थायी ऊतक के विषय में देखेंगे। तो परमानेंट टिश्यू के विषय में फिर हम लोग देखेंगे। तो परमानेंट टिश्यू को हम लोग पास करते हैं। पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं, तो वह टिश्यू, वह ऊतक जो विभाजित होने की प्रकृति रखता है। यहीं पर देख रहे हैं कि नाम से ही स्पष्ट है, विभाजित होने की प्रकृति रखता है, उसे क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक, तो हम अगर परिभाषा इसकी लिखेंगे तो परिभाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि वे ऊतक जो किसी एक निश्चित कार्य को नहीं करते हैं बल्कि आजीवन विभाजित होते रहते हैं, विभज्योतक कहलाते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि वे ऊतक जो किसी निश्चित कार्य को नहीं करते हैं बल्कि आजीवन विभाजित होने की प्रकृति रखते हैं या विभाजित होते रहते हैं, उन्हें हम लोग विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, जब विभाजित होने की जो प्रकृति रख रहा है, तो जो सेल एक बार विभाजित हो गया, विभाजित होकर के 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से संख्या बढ़ती जाएगी। तो जो सेल विभाजित हो रहा है, विभाजित होकर के आगे वो बढ़ता जा रहा है, विभाजित होकर के जो सेल विभाजित हो गए, विभाजित होने के बाद जो सेल बचे, ठीक है, समझ रहे हैं ना कि एक विभाजित होकर यानी कि जो एक आदमी है वो काम अपना करता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि कोई है आगे मारता जा रहा है, लोग गिरते जा रहे हैं, आगे मारता, वो अपना काम करते चला जा रहा है आगे, वो आजीवन वही काम करेगा। लेकिन जो लोग गिर गए, अब वो क्या करेंगे, वो भी उसी के साथ ही थे, अब वो दूसरा काम करेंगे। ठीक है, तो वो जो विभाजित हो करके आगे बढ़ता जा रहा है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। लेकिन जिनको विभाजित कर दिया, जो कोशिकाएं विभाजित होने का गुण खो दी रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। वो अस्थायी हो जाती हैं, वो एक विशेष प्रकार का काम करने के लिए दक्ष हो जाती हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, वे ऊतक जो विभाजित होने की प्रकृति को खो देते हैं और किसी एक निश्चित कार्य को करने में के लिए दक्ष हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अस्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू।
अब यहाँ तक आप लोग देखिएगा, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और परमानेंट टिश्यू क्या होता है, डिटेल में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए देखिए वीडियो को, कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।